जोमेटो, जिसकी जुलाई 2021 में बड़े ही तामझाम में लिस्टिंग हुई, 8 महीने के अंदर ये स्टॉक 35% से गिर गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जोमेटो एक बहुत ही रिस्की गेम खेल रहा है और इसके बारे में कई सारे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि क्या है वो रिस्की गेम और इन्वेस्टर्स को किस तरह से इसे देखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं मोतीलाल ओसवाल, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। करीब 4 साल पहले इस पूरी स्पेस में 4 मेन प्लेयर्स थे: फूड पांडा, उबर ईट्स, स्विगी और जोमेटो। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं जो आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी बताएंगे। फूड पांडा की शुरुआत हुई 2012 में और लगभग 2014-15 के बीच इन्होंने इंडिया में एंट्री की और इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए लगभग 150 करोड़ रुपए। शुरुआत से ही लॉस मेकिंग रही इस कंपनी का ये पैसा बहुत ही जल्द खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें जरूरत थी और ज्यादा पैसों की। लेकिन बढ़ती हुई कंपटीशन के चलते उन्होंने देखा कि जब हम आए थे तो अकेले थे, लेकिन आज स्विगी, जोमेटो और उबर ईट्स भी इस स्पेस में आ गए हैं, जिसके चलते उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस को बेच कर ही निकल जाते हैं। 2015 में मैं फूड पांडा को बहुत प्रेफर करता था। 54 रुपीज में हम 2 लोग खाना खा लेते थे। 2015 की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। कंटिन्यूसली बढ़ रहे लॉसेस के चलते और बढ़ती हुई कंपटीशन के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि अपना बिजनेस ओला को बेच देते हैं और करीब 250 करोड़ में उन्होंने ओला को अपना बिजनेस बेच दिया। अब सिर्फ ओला ने अक्वायर ही नहीं किया बल्कि इस बिजनेस में हेविली इन्वेस्ट भी किया। ओला ने करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट फूड पांडा में इन्वेस्ट की, लेकिन अगेन ये बिजनेस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ओला फूड स्पेस पर बहुत अग्रेसिव था। उन्होंने कई सारी चेन्स भी खोली, जैसे कि पिज्जा चेन, उनका एक पिज्जा भी है, उनकी खिचड़ी चेन भी है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। तो शुरुआत से आखिर तक फूड पांडा की ये स्ट्रगल जारी रही। उबर ईट्स इंडिया की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका था और लेकिन स्ट्रगल इनकी जारी थी, लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अभी आगे बढ़ना मुश्किल जा रहा है तो खुद को किसी और को बेच देते हैं। तो जोमेटो ने इन्हें $206 मिलियन में बेच दिया और बदले में उबर ईट्स इंडिया के प्रमोटर्स को मिला जोमेटो का 9.99% स्टेक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उबर ईट्स इंडिया अपने बिजनेस से तो कभी पैसा नहीं कमा पाई, लेकिन ये जो डील थी उनकी जोमेटो की, ये उनके लिए बड़ी फायदेमंद रही। जो 10% स्टेक उन्हें मिला उसकी वैल्यू आज 6,500 करोड़ के करीब है। देन बात आती है स्विगी की, जो 2014 में शुरू हुई। इस कंपनी में $4.8 बिलियन, लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। यानी जितना प्रॉफिटेबल कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता, उतना पैसा स्विगी ने बस रेज किया है। रिसेंटली जनवरी में भी उन्होंने $700 मिलियन रेज किए हैं और इसी तरह का बहुत ज्यादा कैपिटल जोमेटो में भी इन्वेस्ट हो चुका है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या? 5 साल पहले इन कंपनीज के प्रमोटर्स ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि उबर ईट्स है, फूड पांडा है, स्विगी है, जोमेटो है, लेकिन जैसे ये प्लेयर्स कम हो जाएंगे उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी पर आ जाएंगे। आज आपको बता दूं, इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही मेन प्लेयर्स हैं, स्विगी और जोमेटो, जिनके पास 45% का मार्केट शेयर है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है ये इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। लगातार ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्या रीजन है कि ये कंपनीज अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है और अभी भी स्ट्रगल कर रही है? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अमेजन की एवरेज ऑर्डर साइज थी 264.6 रुपीज। उस एक ऑर्डर के पीछे अमेजन कमीशन के तौर पर कमाता था 43.6 रुपीज और कस्टमर डिलीवरी चार्ज के तौर पर कमाता था 15.3 रुपीज, यानी टोटल 58.9 रुपीज। लेकिन जोमेटो को जो चार्जेस लगते थे इन चीजों के लिए वो ज्यादा थे। उन्होंने डिस्काउंट दिया 21.7 रुपीज, अदर कॉस्ट थे 15.7 रुपीज। इस तरह से एक ऑर्डर के पीछे उनका खर्चा था 89.4 रुपीज, यानी उस एक ऑर्डर के पीछे वो कमा रहे थे 58.9 रुपीज, जबकि टोटल एक्सपेंसेस थे 89.4 रुपीज, यानी उनको नेट लॉस था 29.5 रुपीज एक ऑर्डर के पीछे। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? 2 तरीके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, उसके साथ ही एवरेज ऑर्डर साइज बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर साइज तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो एवरेज ऑर्डर साइज है वो उतनी खास नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप जनवरी टू मार्च 2021 की बात करते तो इसके बीच इनकी ऑर्डर साइज काफी बढ़ गई थी और 385 रुपीज पर आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, क्योंकि वो ऑर्डर साइज भी कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब फिर सवाल आता है कि ऑर्डर साइज आखिर कितनी बढ़ेगी और फिर कब जोमेटो प्रॉफिट कमाएगी? 2008 में जोमेटो शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने कई सारे बिजनेस मॉडल्स चेंज किए। पहले वो मेन्यू कार्ड दिखाते थे होटल्स का, उसके बाद वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में आए और अब वो क्विक कॉमर्स में भी एंटर करना चाहते हैं ताकि शायद उसमें उन्हें प्रॉफिट हो जाए। और ये एक बहुत ही रिस्की बेट है जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म
और पता नहीं क्या क्या। और इसीलिए नए इन्वेस्टर्स के लिए सारी प्रोसेस बहुत हेक्टिक हो जाती है और वो सोचते हैं कि काश कोई एक प्लेटफॉर्म होता जहां पर ये सब कुछ हो जाता। इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मोतीलाल ओसवाल, जहां पर आप बस 3 क्लिक में म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल अब तक मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं और उनके पास 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको एक फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट किया जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में गाइड करता है। इतना ही नहीं, मोतीलाल ओसवाल पर आपको मिलता है रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन, जहां पर आप सिर्फ 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है अनबायस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस और आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स के अनुसार कस्टमाइज पोर्टफोलियो। साथ ही मोतीलाल ओसवाल ऑफर करते हैं एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज उनके 2 पावरफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। द एमओ इन्वेस्टर ऐप जो कि पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है और एमओ ट्रेडर ऐप जो ट्रेडर्स के लिए बनाया है। तो इंतजार किस बात का, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्विक कॉमर्स यानी आप समझ लीजिए कि जो क्विक ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हैं आजकल 10 मिनट 15 मिनट में, जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ओला डैश, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह। अब आपको बता दूं कि जो कंडीशन फूड डिलीवरी स्पेस में 5 साल पहले थी वही कंडीशन क्विक कॉमर्स में आज है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं और आज ये क्विक कॉमर्स कंपनीज यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल बाद जब इस स्पेस में प्लेयर्स कम हो जाएंगे और 1-2 प्लेयर्स के पास ही मोनोपोली या ड्यूओपोली आ जाएगी तो उसके बाद हम प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो उतने खास नहीं है। कुछ मैं यहाँ पर आपको नंबर्स के शेयर कराता हूँ जिससे आपको ये पूरी स्टोरी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाएगी। इस पूरी स्पेस में अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें जो बहुत अग्रेसिव है तो वो है जेप्टो, ब्लिंकिट जिसका नाम पहले ग्रोफर्स था, ओला डैश, बिग बास्केट, डंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट क्विक और अमेजन फ्रेश। शुरुआत करेंगे हम स्विगी से जो खुद बहुत बड़े लॉसेस में है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में उनके लॉसेस थे 3920 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनके लॉसेस थे 1617 करोड़। लेकिन अपने मेन बिजनेस में इतने लॉसेस के चलने के बावजूद भी स्विगी का ये कहना है कि हम इन्वेस्ट करेंगे बहुत अग्रेसिवली स्विगी इंस्टामार्ट में और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्विगी इंस्टामार्ट में 3500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो जल्दी स्पेस को डोमिनेट कर पाए। यानी अगेन यहाँ पर बिजनेस सेटल करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा कैश बर्न करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि लगभग 1-1.5 साल पहले तक इस पूरे स्पेस में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, बिग बास्केट और ग्रोफर्स। लेकिन वो क्विक डिलीवरी में नहीं थे। उनका ये था कि आराम से हम 1 दिन में या 2 दिन में आपको जो ग्रोसरी है वो डिलीवर कर देंगे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा कैश बर्न भी किया ताकि वो कस्टमर्स को अक्वायर कर पाए। तो उनका कैश बर्न हुआ, कस्टमर एक्विजिशन हो गया, डन। नाउ अचानक से जेप्टो नाम का एक प्लेयर आ जाता है और वो क्विक डिलीवरी यानी 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करता है। लोग तुरंत बिग बास्केट और ग्रोफर्स से शिफ्ट होकर जेप्टो के पास चले गए, जिसके बाद बाकी लोगों को भी फोमो लगा यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा और उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमें भी क्विक डिलीवरी देनी चाहिए। जिसके बाद ब्लिंकिट ने यानी ग्रोफर्स ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और जो लॉन्ग टाइम लगता था डिलीवरी का वो बंद करके कंप्लीटली 10 मिनट डिलीवरी शुरू किया और धीरे धीरे बाकी प्लेयर्स को भी यही करना पड़ रहा है। पर सवाल ये है कि जिस ग्रोफर्स ने $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, उन्हें बस एक कंपटीटर की वजह से अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले जो अपनी ग्रोसरी डिलीवरी के लिए जो कैश बर्न किया उसका क्या, और आज फिर से ये बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। इससे भी जोमेटो को लगता है कि उसे भी ग्रोसरी डिलीवरी में आना चाहिए ताकि शायद यहाँ से वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाए। 2020 में जोमेटो ने अपना जो ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट है वो बंद किया क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर पैसा ही ज्यादा वेस्ट हो रहा है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने 740 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ब्लिंकिट में और पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस में, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही रिस्की बेट है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है डंजो की, जिसने $700 मिलियन रेज किए हैं और इसके बावजूद भी वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। उनका रेवेन्यू पिछले साल था 45 करोड़ और लॉसेस से 225 करोड़। यानी क्या इनका यूनिट इकोनॉमिक्स है आप ही समझ लीजिए। जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन कंपनीज के पास है कि ये ज्यादातर कंपनी सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसीलिए उन्हें अक्वायर करने पड़ते हैं कस्टमर डिस्काउंट देकर, और ये जो डिस्काउंट देकर जो कस्टमर लाए जाते हैं उनमें ज्यादा लॉयल्टी नहीं होती है। ये वहां चले जाते हैं जहां पर उन्हें ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, कल अगर ऐसा कोई ऐप आता है जो आपको ये बताता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर होटल से ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर आपको जोमेटो में कितने रुपए में मिलेगी और स्विगी में कितने रुपए मिलेगी, तो लाखों करोड़ डाउनलोड्स उसे ओवरनाइट मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग डिस्काउंट के पीछे ही भाग रहे हैं, क्योंकि यही बोलकर इन्हें अक्वायर किया गया था। जहां तक क्विक कॉमर्स की बात हो तो यहाँ पर भी कैश बहुत ज्यादा बर्न हो रही है और प्रॉफिट कमाने के मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला है अल्कोहल की डिलीवरी, जहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि लोगों को कई बार शर्म आती है लिकर की दुकान में जाने में, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा कमीशन देकर भी
होम डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन इसकी अभी फिलहाल गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती है। जब भी देगी क्विक कॉमर्स सेगमेंट को उसका फायदा होगा। सेकंड है प्राइवेट लेबल्स, यानी आप अपनी कुछ ब्रांड लाओ जिसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगी और प्रॉफिट कमाने में आपकी मदद होगी। बिग बास्केट ने एग्जैक्टली यही किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। फाइनेंशियल 2020 में उनका रेवेन्यू था लगभग 4400 करोड़ और लॉसेस थे लगभग 600 करोड़। यानी प्राइवेट लेवल भी आपको गारंटी नहीं देते कि आप प्रॉफिट कमा ही लोगे। एक्चुअली इन पूरे बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो उससे एक सिंपल स्टैटिस्टिक मेरे समझ में आ गया है कि यहाँ पर आप बिजनेस चलाकर जितना फायदा नहीं कमाओगे उससे ज्यादा फायदा आपको बिजनेस सेल कर आएगा। बिग बास्केट ने अपना 64.3% स्टेक बेचा है टाटास को लगभग 9500 करोड़ में। टाटा अपना एक सुपर ऐप लाना चाहता है और उनकी स्ट्रेटेजी के तहत उन्हें लगा कि उन्हें बिग बास्केट को खरीद लेना चाहिए। अब ये अलग बात है कि टाटास क्या बना रहे हैं। आईपीएल को उन्होंने रिसेंटली स्पॉन्सरशिप भी दी है, तो कुछ जबरदस्त धमाकेदार इस आईपीएल के बीच वो लाएंगे। उस ऐप का नाम रहेगा टाटा न्यू। रिसेंटली जोमेटो ने डिसाइड किया कि वो कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स को 10 मिनट के अंदर डिलीवर करेंगे। सुनकर सब लोग बोलने लगे कि हमें जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन आपको बता दूं कि ये करना उनके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से सही था। जब क्विक कॉमर्स की बात आई, ज़ेप्टो की बात आई 10 मिनट में डिलीवरी करने की, तो सवाल ये भी आए कि यार 10 मिनट में किसको जल्दी है, लेकिन लोगों ने ऑर्डर्स किए, जिसकी वजह से अगेन कंपटीशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है इस पूरी स्पेस में। सेम चीज़ अगर फूड स्पेस में होती तो वो प्रॉब्लम होगी जोमेटो और स्विगी के लिए। जैसे ज़ेप्टो ने 10 मिनट डिलीवरी के प्रॉमिस पर पूरी क्विक कॉमर्स सेगमेंट को डिस्टर्ब किया है, और जो बाकी प्लेयर्स थे जैसे कि ग्रोफर्स और बिग बास्केट, उन्हें कुछ हद तक इररिलेवेंट कर दिया था। उसी डर से जोमेटो ने 10 मिनट डिलीवरी स्टार्ट की है ताकि कोई और ऐसा नया प्लेयर आकर फूड डिलीवरी स्पेस को डिस्टर्ब ना करे और उन्हें उसका नुकसान ना हो। बड़ी सारी चीजें देखकर, नंबर्स देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है जोमेटो का, जिसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मेरे हिसाब से उतना खास नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही रिस्क लेकर कई सारी कंपनीज आपको मार्केट में मिल जाएगी जो बेटर रिवॉर्ड्स आपको ऑफर कर सकती है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको क्या लगता है अगले 5 सालों में फूड डिलीवरी स्पेस और क्विक कॉमर्स किस डायरेक्शन में जाएंगे? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन भी इन कंपनीज पर जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो यार शेयर जरूर करिए सभी के साथ, ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।